चलिए आ जाइए। ओके, चलिए आ जाइए। हाँ वो भी होगा अभी फिलहाल। ओके, अभी सबसे पहले तो ग्लाइकोलाइसिस का इंट्रोडक्शन। अभी सही हो जाएगा। चलो हो गया। ये बंद क्यों है? देख जरा कोई है क्या? अच्छा तो खराब कर दिया तुम लोगों ने। ठीक है चलो। हाँ हाँ मेरे आते हुआ है। ओके। तू तेरे ग्रह नक्षत्र खराब हो रहे हैं आज। ठीक है चलिए, ग्लाइकोलाइसिस का इंट्रोडक्शन। ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम है ईएमपी पाथवे, या इसी को कहते हैं ट्रायोसिस। तो देखो आगे इंट्रोडक्शन। ग्लाइकोलाइसिस या ट्रायोसिस या ईएमपी पाथवे, ध्यान देना ग्लाइकोलाइसिस वर्ड यहां से आया है, ग्रीक वर्ड ग्लाइकोस, जिसका मतलब है शुगर, और लाइसिस मतलब स्प्लिटिंग। तो क्योंकि स्प्लिटिंग ऑफ शुगर होता है इसलिए नाम है ग्लाइकोलाइसिस। दूसरा ये पाथवे दिया था किसने? एक तो गुस्ताव एम्बेडन ने, ओटो मेयरहॉफ ने और जैकब पारनास ने। तो इन तीन लोगों ने दिया था पाथवे। शॉर्ट में यहां से लेंगे एम्बेडन, मेयरहॉफ, पारनास, ईएमपी पाथवे। ट्रायोसिस नाम किस लिए दिया वो देखो। एक्चुअली ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ग्लूकोज का होता है पार्शियल ब्रेकडाउन या पार्शियल ऑक्सीडेशन, और बन जाता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड। तो क्योंकि इसका प्रोडक्ट 3 कार्बन कंपाउंड है इसीलिए नाम दिया है ट्रायोसिस। सही है? अच्छा, प्लांट ग्लाइकोलाइसिस कैसे स्टार्ट करते हैं? तो एनसीईआरटी कहती है कि प्लांट या तो सुक्रोज को तोड़ लेंगे इनवर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में इनटू ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, और ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों एंटर कर जाएंगे ग्लाइकोलाइसिस। या तो ये, या फिर स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को तोड़कर मिल जाएगा ग्लूकोज और स्टार्ट हो जाएगी ग्लाइकोलाइसिस। या तो सुक्रोज को तोड़ के ग्लाइकोलाइसिस चालू कर लेंगे, या तो स्टार्च का ग्लूकोज
निकाल लेंगे, अलग कर लेंगे और ग्लाइकोलाइसिस चालू हो जाएगी। क्या मैं ग्लाइकोलाइसिस को बोल सकता हूं फर्स्ट स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन का पहला स्टेप तो ग्लाइकोलाइसिस ही है। और सुनो, रेस्पिरेशन एनारोबिक हो या एनारोबिक हो, दोनों का पहला स्टेप यही है। तो ऐसे ना बोल दूं मैं, इट इज कॉमन पाथवे फॉर बोथ, कॉमन पाथवे फॉर बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। दोनों के लिए कॉमन पाथवे क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। सुनो, एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में, एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में ग्लाइकोलाइसिस के बाद भी कुछ स्टेप्स आते हैं, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्या है एरोबिक में? लिंक रिएक्शन, फिर क्रेब्स साइकिल, ईटीएस। मतलब ग्लाइकोलाइसिस के बाद भी कुछ स्टेप और होंगे, लेकिन एनारोबिक में रेस्पिरेशन के नाम पर सिर्फ यही प्रोसेस होता है। तभी एनसीईआरटी लिखती है, तभी एनसीईआरटी लिखती है क्या? इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म इट इज द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन। एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन के नाम पर केवल यही एक प्रोसेस है और आगे कोई प्रोसेस नहीं होती। सही है? अरे भाई, एनारोबिक में क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस से क्या बनेगा? पायरुविक एसिड। फिर उससे क्या बना लेंगे? या तो अल्कोहल या तो लैक्टिक एसिड। तो प्रोसेस के नाम पर तो सिर्फ यही है। अच्छा, ग्लाइकोलाइसिस कहां होता है? तो बोलू अकर इन साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म ऑप्शन ना हो तो साइटोसोल दे आओ, क्योंकि साइटोप्लाज्म से जब सेल ऑर्गेनेल हटा लोगे, है ना, बायोमोलिक्यूल्स हटा लोगे साइटोप्लाज्म से, तो जो लिक्विड बैकग्राउंड है वो क्या कहलाता है? साइटोसोल। भाई साइटोप्लाज्म से सेल ऑर्गेनेल हटा लो, बायोमोलिक्यूल्स हटा लो, तो क्या बचेगा? साइटोसोल। तो दो में से कुछ भी बोल सकते हैं। अच्छा, ग्लाइकोलाइसिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑक्सीजन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सीजन है तो भी हो जाएगी, नहीं है तो भी हो जाएगा। दैट इज कैन अकर बोथ इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हो या ना हो, ये प्रोसेस हो जाती है। 10 स्टेप में ये होगा, सभी स्टेप रिवर्सिबल होंगे, लेकिन स्टेप 1, 3 एंड 10 कैसे होंगे? इरिवर्सिबल। 3 स्टेप ऐसे हैं जो इरिवर्सिबल होंगे। ग्लाइकोलाइसिस में ना तो O2 यूज होगा, नो O2 यूज्ड, और ना तो CO2 रिलीज होगा। नो O2 यूज होगा, ना CO2 रिलीज होगा। सही है? और सुनो, देखो, एक शब्द लेकर आ रहा हूं, अभी थोड़ी देर में दिखेगा, इसलिए हमें पहले से पता होना चाहिए। SLP। अब ये क्या होता है, समझना इसको जरा। देखो, अगर रेस्पिरेशन के दौरान ETS से ATP बने, अगर ETS के कारण ATP बनेगा रेस्पिरेशन में, तो कहेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ETS के कारण ATP बनेगा तो क्या बोलोगे? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। लेकिन अगर कहीं बिना ETS के ATP बने तो उसे कहते हैं SLP, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। बात समझ में आई? तो SLP क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ATP, फॉर्मेशन ऑफ ATP डायरेक्टली विदाउट ETS। बिना ETS के अगर ATP बन जाए तो क्या बोलते हैं? SLP, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। एक और चीज सुनो, पता है मैं ग्लाइकोलाइसिस को ना एम्फीबॉलिक कहता हूं। क्यों कहता हूं? क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में टूटने का काम तो चल ही रहा है, कैटाबॉलिज्म,
और ग्लाइकोलाइसिस के जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है उनसे कुछ ना कुछ बन भी जाता है, तो क्या हुआ ये एनाबॉलिज्म। तो टूट रहा है कैटाबॉलिज्म, और ग्लाइकोलाइसिस के इंटरमीडिएट कंपाउंड से नए कंपाउंड भी बन जाते हैं, तो क्या होगा एनाबॉलिज्म। तो कैटा और एना दोनों क्या बोलोगे, एम्फीबॉलिक। तो मैं ग्लाइकोलाइसिस को क्या कहता हूं सुनो, ग्लाइकोलाइसिस is also called as oxidative anabolism या catabolic resynthesis। मतलब क्या है इसका, ध्यान से देखना। ऑक्सीडेशन मतलब तोड़ना, ऑक्सीडेशन मतलब तोड़ना, एनाबॉलिज्म मतलब बनाना। तो तोड़ना बनाना दोनों हो गया ना एम्फीबॉलिक। कैटाबॉलिक मतलब तोड़ना, रीसिंथेसिस मतलब बनाना, तोड़ना बनाना। कहने का मतलब दोनों का यही मतलब है कि ग्लाइकोलाइसिस में तोड़ना और बनाना दोनों हो रहा है, बोले तो एम्फीबॉलिक। अब पता है क्या बनता है, फैट और अमीनो एसिड। ग्लाइकोलाइसिस के जो कंपाउंड्स है ना उनसे क्या बनता है, फैट और अमीनो एसिड। मैं एग्जांपल दूंगा, इसीलिए मैं लिख रहा हूं इससे ऐसा एम्फीबॉलिक इसलिए बोल रहे हैं एज इट इज linked with anabolism of fat and amino acid। ग्लाइकोलाइसिस के जो कंपाउंड्स हैं उनसे फैट और अमीनो एसिड बनता है। ऐसे नहीं बोल रहा मैं एग्जांपल भी दे रहा हूं। इधर देखो सभी, पहला एग्जांपल ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, पता है इससे क्या बन सकता है, इससे सिंथेसिस हो जाता है ग्लिसरॉल का, और आप सब जानते हैं ग्लिसरॉल से बन जाएगा फैट, सही है ना। इसी तरह 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बन जाता है एमिनो एसिड, कौन सा, GCS। G फॉर ग्लाइसिन, C फॉर सिस्टीन और S फॉर सेरीन। इसी तरह पायरुविक एसिड से मैंने बताया था पिछली क्लास में कि एलेनिन बन जाता है, पायरुविक एसिड से एलेनिन। तो देखो मैंने ग्लाइकोलाइसिस को एम्फीबॉलिक क्यों बोला, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस के इन कंपाउंड से फैट और अमीनो एसिड बन सकता है, सही है। एक और बात, ग्लाइकोलाइसिस में 10 स्टेप है, इन 10 स्टेप को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं। ग्लाइकोलाइसिस के 10 स्टेप को मैं 2 फेजेस में डिवाइड करता हूं। कौन कौन से, शुरुआत के कुछ स्टेप में एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, एनर्जी कंज्यूमिंग फेज। बाद में एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज। तो शुरुआत के कुछ स्टेप को मैं कहूंगा ग्लूकोज एक्टिवेशन फेज या एनर्जी कंज्यूमिंग फेज। ग्लूकोज एक्टिवेशन फेज या क्या बोलूंगा, एनर्जी कंज्यूम होगा शुरुआत में, एटीपी खर्च करनी पड़ेगी शुरुआत में, और बाद में एनर्जी प्रोड्यूस होगा, उसे क्या बोलूंगा, एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज, सही है। तो ग्लाइकोलाइसिस के 10 स्टेप को मैं 2 हिस्से में बताऊंगा। तो आपके सामने ये जो लिखा है ये इंट्रोडक्शन है ग्लाइकोलाइसिस का, और आपको बताऊं नोट्स में एक एक लाइन लिखा हुआ है, मैंने कोई लाइन मिस नहीं करी। अब मैं पाथवे बताने जा रहा हूं, देखो एनसीईआरटी से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, पाथवे को एक बार। इसके बाद जब भी पाथवे पढ़ना हो मॉड्यूल का ही पेज निकाल, क्योंकि 10 स्टेप तो दोनों जगह वही पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा इलॉबरेट है कि कहां क्या हुआ वो दिख जाता है मॉड्यूल के डायग्राम। तो थ्योरी नोट से उठाना है और डायग्राम सिर्फ मॉड्यूल से, मतलब ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल दोनों का डायग्राम सिर्फ मॉड्यूल से। और मैं कुछ कुछ लिखाऊंगा भी, वो मॉड्यूल में ही लिखना जहां पाथवे बना है, ताकि जब भी पढ़ना है मॉड्यूल का वो पेज खुलेगा ग्लाइकोलाइसिस का, जो जानकारी है सारी वही मिल जाएगी। समझ गए मेरी बात। तो अभी मैं बनाने जा रहा हूं और कुछ लिखने को भी बोलूंगा,
तो वो मॉड्यूल के पेज में ही लिखना जब पाथवे से रिलेटेड बात करूं। मेटाबॉलिज्म में कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म अलग अलग टाइम पर होगा, सही है, और यहां दोनों साथ में हो रहे हैं। अच्छा चलो आ जाओ, अब आगे देखते हैं। अब मैं आपको ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे दिखाता हूं, सभी देखिएगा पूरा पाथवे। हाँ हाँ मैं इधर काटा। हाँ क्या, हाँ बिल्कुल वही होगा, चिंता ना करो। हाँ इधर का हिस्सा हटा रहा हूं, आगे तो और नोट्स में एक एक लाइन है इनमें से। डायग्राम मॉड्यूल से सर, वो कभी नहीं बनवाता मैं, वो पूरा सेट कर रखा है सर। हाँ ऑक्सीडेशन होगा ना, ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रहा है, तोड़ने का काम हो रहा है ना ग्लाइकोलाइसिस के दौरान। तो ऑक्सीडेटिव का मतलब यहाँ पर तोड़ना है, तोड़ना और बनाना दोनों हो रहा है, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों, एम्फीबॉलिक, ठीक है। तो अब सभी ध्यान से देखिए, ग्लाइकोलाइसिस एक छोटा सा पाथवे है 10 स्टेप का। हाँ 10 पता ही नहीं चलता 10 हो गए, इसलिए बहुत ध्यान दीजिएगा। और अगली क्लास में क्रेब साइकिल बताऊंगा, और क्रेब साइकिल तो घर पहुंचने के पहले तैयार हो जाएगी, निमोनिक दूंगा उसका, तो अपने आप तैयार हो जाएगी, चिंता ना करो। तू चला जितनी चला सकता है, यहाँ तो कमी नहीं है। अच्छा सुनो, आ जाओ इधर, ध्यान से देखो। स्टेप ग्लाइकोलाइसिस के लिए स्टेप नंबर 1, ग्लूकोज is 1 molecule, 6 carbon compound. स्टेप नंबर 1 इरिवर्सिबल, कौन चलाएगा, हेक्सोकाइनेज, जिसका कोफैक्टर है मैग्नीशियम आयन। ऐसा करो, ग्लूकोज को एटीपी से एक फॉस्फेट और एनर्जी दे दो, ग्लूकोज को एक एटीपी से फॉस्फेट और एनर्जी दे दो इसके 6 कार्बन पर। कहां पर, 6 कार्बन पर। तो एटीपी टूट गया, एडीपी प्लस पीआई प्लस एनर्जी, तो जो फॉस्फेट और एनर्जी है वो कहां दे दो, 6 कार्बन पर। तो बन गया 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, 6 कार्बन कंपाउंड। अब आइसोमर में बदल दो, आइसोमरेज एंजाइम, तो बन गया 1 मॉलिक्यूल फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, 6 कार्बन कंपाउंड। अब एक एक एटीपी से, एक एटीपी से फिर से फॉस्फेट और एनर्जी दे दो एट फर्स्ट कार्बन, फॉस्फेट और एनर्जी दे दो अब एट फर्स्ट कार्बन। तो ये देखो, स्टेप नंबर 3 है इरिवर्सिबल, एटीपी से फॉस्फेट और एनर्जी निकालकर किसको दे दो, इसको फर्स्ट कार्बन पर। तो बन गया 1 मॉलिक्यूल फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, 6 कार्बन कंपाउंड। एंजाइम का नाम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। कोफैक्टर मैग्नीशियम आयन, सही है। स्टेप नंबर 3 इरिवर्सिबल। अच्छा तो एटीपी से एक फॉस्फेट और एनर्जी निकालकर कहा दे दी, फर्स्ट कार्बन पर। क्या बन गया, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। अब अभी तक चल रहा था 1 मॉलिक्यूल 6 कार्बन कंपाउंड, अब इसे तोड़ दो 3 कार्बन के 2 में, याद करो केल्विन साइकिल।
एक 3 पागल और एक DHAP बन जाएगा, वही बनने वाला है। तो सुनो, 6 कार्बन थे, एक मॉलिक्यूल बन गया, 1 मॉलिक्यूल बन गया 3 पागल का। 3 पागल बोलो या बोलो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, 3 कार्बन कंपाउंड। और एक बन गया DHAP, एक मॉलिक्यूल बन गया डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिसे कहते हैं DHAP, 3 कार्बन कंपाउंड। केल्विन साइकिल में मैंने इसे लिखा था 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, आज लिखा है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। कुछ भी लिखो दोनों सेम। एनसीईआरटी के रेस्पेक्ट में लिखा है। एनसीईआरटी डायग्राम जब बनाती है तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट लिखती है, और जब थ्योरी लिखती है तो 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड लिखती है। तो दोनों एक ही चीज है, कंफ्यूज ना होना, है ना। तो सुनिए, 3 कार्बन, 6 कार्बन थे कुल, 3 कार्बन के दोनों बन गए। अब सुनो, मुझे एसिड बनाना है। क्या बनाना है? एसिड। एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से एसिड बन जाएगा, कीटोन के ऑक्सीडेशन से एसिड नहीं बनेगा, लेकिन मुझे तो एसिड चाहिए। तो ये आइसोमर ही तो है उसका। तो आइसोमरेज एंजाइम की मदद से DHAP को भी बदल लिया गया ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो कितने मॉलिक्यूल हो गए ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट? 2 मॉलिक्यूल हो गए। अरे एक मॉलिक्यूल पहले से था और DHAP भी इसी में बदल गया, तो 2 मॉलिक्यूल हो गए ना एल्डिहाइड के। अब इन दोनों का ऑक्सीडेशन करा देंगे तो 2 मॉलिक्यूल एसिड के बन जाएंगे। सही है, देखते रहना। अब दोनों मॉलिक्यूल को एक एक फॉस्फेट दिला दो, दोनों मॉलिक्यूल को एक एक फॉस्फेट दिला दो, ताकि ये 1,3 बिस फॉस्फेट हो जाए। दोनों मॉलिक्यूल को एक एक फॉस्फेट दिला दो। थर्ड कार्बन पर तो पहले से फॉस्फेट है, फर्स्ट कार्बन पे दे दो तो बन जाएगा 1,3 बिस फॉस्फेट, राइट। अब दोनों मॉलिक्यूल से 2H निकाल लो, 2H निकाल लो, तो ऑक्सीडेशन करा रहे हो, और 2H निकाल के दे दो 2 NAD प्लस को, तो बन गया 2 NADH 2H प्लस, जो कि ETS जाएंगे तो ATP बनाएंगे, ETS जाएंगे ये लोग तो ATP बनाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोग को तो बाकी चीजों पर ध्यान नहीं जा रहा, ये ध्यान जा रहा है कि आज तक तो NADH के साथ एक H प्लस आता था, ये आज 2H प्लस कैसे आ गया? 2 मॉलिक्यूल है, देखो, एक NAD प्लस को जब 2H दोगे तो क्या बनता है? एक NADH, एक H प्लस। दूसरे NAD प्लस को भी जब 2H दोगे तो क्या बनेगा? NADH और एक H प्लस। जोड़ लो भाई, तो क्या बन जाएगा? 2 NAD प्लस को दिया तो क्या बनेगा? तो NADH 2H प्लस। अगर 10 NAD प्लस होते तो 10 NADH 10H प्लस। अरे जितने NADH उतने H प्लस, हर एक NADH के साथ एक H प्लस है। समझ रहे हो? अच्छा, ये NADH जब ETS को जाएंगे तो ATP बनाएंगे। सही है, तो सुनो, तो ये ग्लाइकोलाइसिस का एक अकेला स्टेप है जहां हो रहा है ऑक्सीडेशन। एंजाइम का नाम डिहाइड्रोजिनेज। क्या? डिहाइड्रोजिनेज। सही है। तो कुल मिला के एल्डिहाइड का आपने ऑक्सीडेशन करा दिया, ग्लिसरॉल्डिहाइड बन गया ग्लिसरिक एसिड। ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या बन गया?
ग्लिसरिक एसिड और 1,3 बिसफॉस्फेट अलग है। तो पता है क्या बन गया? बन गया 2 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 बिसफॉस्फो ग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड। और आगे जो भी चलेगा 2 मॉलिक्यूल 3 कार्बन कंपाउंड ही चलेगा। समझ रहे हो? फिर से सुन लो क्या क्या किया हमने। दोनों मॉलिक्यूल को एक एक फॉस्फेट दे दिया तो 1,3 बिसफॉस्फो हो गया। अब ग्लिसरॉल्डिहाइड के 2H निकाल लिए तो ऑक्सीडेशन करके क्या बना दिया? एसिड बना दिया। तो पहले ग्लिसरॉल्डिहाइड था, अब क्या हो गया? 2 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 बिसफॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। ग्लाइकोलाइसिस का एक अकेला स्टेप जहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। सही है? अच्छा सुनो ध्यान से। कुछ लोग 10 स्टेप नहीं गिन पाते, गिनने बैठते हैं तो 9 स्टेप ही निकलते हैं। पता है क्यों? मैं इसीलिए स्टेप गिन रहा हूं। स्टेप 1 2 3 4। कुछ लोग इस स्टेप को नहीं गिनते, इस स्टेप को नहीं गिनते। स्टेप 5, स्टेप 6 और अब आ रहा है स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 7 आ रहा है। और सुनो मैंने क्या बोला था, देखो इधर, कि शुरुआत के कुछ स्टेप को, ये जंक्शन है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के पहले एनर्जी कंज्यूम हो रही थी। इसके पहले के स्टेप को कहेंगे एनर्जी कंज्यूमिंग फेज। और इसी जंक्शन से अब यहां से लेकर आखिरी तक देखो ना, NADH बना है, NADH बना है जो ETS करके ATP देने वाला है। तो एनर्जी कंज्यूमिंग थोड़ी ना, एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज चालू हो गया। तो अब यहां से लेकर आखिरी तक क्या कहलाएगा? एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज। एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज। ठीक है? एनसीईआरटी ने एक प्यारा सा वर्ड यूज किया है। क्या? रिडॉक्स इक्विवेलेंट। क्या वर्ड यूज किया है? रिडॉक्स इक्विवेलेंट। एनसीईआरटी में उलझो नहीं, मैं सीधी बात करता हूं। एक रिडॉक्स इक्विवेलेंट मतलब एक हाइड्रोजन एटम। सर कैसे? अरे जिससे हाइड्रोजन निकला उसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। और जिसको H मिला उसका रिडक्शन। जिससे H निकला ऑक्सीडेशन, जिसको H मिला रिडक्शन। तो H ही तो है जो किसी का ऑक्सीडेशन करा रहा है और किसी का रिडक्शन। तो क्या करा रहा है? रिडॉक्स। तभी रिडॉक्स इक्विवेलेंट कहा है एनसीईआरटी ने। क्या मैं ये कह सकता हूं, एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट निकाले गए। एक मॉलिक्यूल से 2H निकाला ना, तो 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट निकले या नहीं? मतलब क्या बोलना चाहिए मुझे? दैट 2 redox equivalents, 2 redox equivalents are removed from each molecule of glyceraldehyde 3 phosphate. From each molecule of glyceraldehyde 3 phosphate. क्या मैं ये in form of 2 hydrogen atom, किस फॉर्म में निकाले गए? In form of 2 hydrogen atoms. क्या मैं ये बोल सकता हूं कि एक ग्लूकोज से 4 रिडॉक्स इक्विवेलेंट निकाले गए? कंफ्यूज ना होना, सुनो। अरे एक मॉलिक्यूल से 2H निकले, लेकिन एक ग्लूकोज से तो 2 मॉलिक्यूल बने हैं। एक मॉलिक्यूल से 2H निकाले, लेकिन एक ग्लूकोज से तो 2 मॉलिक्यूल बने हैं ना, और दोनों से 2H निकाला तो कुल कितने निकाले? 4। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 4 redox equivalents are removed from one glucose molecule, are removed from one glucose molecule during glycolysis? सही है या नहीं? नीट में क्वेश्चन आ गया इस बार।
कि एक सुक्रोज से कितने रेडॉक्स इक्विवेलेंट निकलेंगे ड्यूरिंग लंच? 8। ग्लूकोज से 4, फ्रक्टोज से भी 4, तो 8 हो जाएंगे या नहीं? तो मैं चाहता हूं जहां मॉड्यूल में डायग्राम बना है उसके साइड में ये लिख लो। अभी एक दो चीजें और लिखाऊंगा मॉड्यूल में ही, और जिसे जहां अभी लिखना है लिख ले, घर जाकर मॉड्यूल में ही रखना इसको, क्योंकि पाथवे याद रखो, पाथवे का डायग्राम सिर्फ मॉड्यूल से ही उठाना है। ग्लाइकोलाइसिस हमेशा ग्लूकोज से स्टार्ट होगा जरूरी नहीं, फ्रक्टोज से भी शुरू हो सकता है, ये देख लो। अरे भाई अगर फ्रक्टोज से शुरू करोगे तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम ले आओ, एटीपी से एक फॉस्फेट दिलाओ, तो क्या बन जाएगा? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। लो चल पड़ी ग्लाइकोलाइसिस। 10 स्टेप की जगह 9 स्टेप दिखेंगे, और क्या एक स्टेप कम रहेगा। लिख ली ये लाइन 2-3 जो मैंने लिखी? अच्छा चलिए अब आगे आइए, देखते हैं स्टेप नंबर 7 में क्या होने वाला। पहला एसएलपी होने वाला है, बिना ईटीएस के एटीपी बनने वाला है, तो सभी ध्यान देना। रेडी हो गया भाई? आ जाओ इधर, एसएलपी देखते हैं, सभी ध्यान देंगे। देखो दोनों मॉलिक्यूल के पास दो दो फॉस्फेट है, फर्स्ट कार्बन पर और थर्ड कार्बन पर। ऐसा करो दोनों मॉलिक्यूल के फर्स्ट कार्बन वाला फॉस्फेट निकाल लो अलोंग विथ एनर्जी। दोनों मॉलिक्यूल के फर्स्ट कार्बन वाला फॉस्फेट निकाल लो अलोंग विथ एनर्जी, और दे दो ना 2 एडीपी को। 2 मॉलिक्यूल है तो 2 फॉस्फेट निकलेंगे, तो 2 एडीपी को 2 फॉस्फेट और एनर्जी दोगे तो एडीपी बन जाएगा या नहीं? तो बन गया एटीपी। एंजाइम लगी फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, एंजाइम लगी फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। और ये पहला स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस का, जहां पर हो रहा है एसएलपी। देखा बिना ईटीएस के एटीपी बनना। अरे भाई अपना दोनों मॉलिक्यूल ने अपना फर्स्ट कार्बन वाला फॉस्फेट along with एनर्जी एडीपी को दे दी, तो एटीपी बन गया या नहीं? बिना किसी ईटीएस के। एसएलपी बोलेंगे इसको, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अब जब दोनों ने अपना फर्स्ट कार्बन वाला फॉस्फेट दे दिया, तो जो बनेगा उसका नाम क्या होगा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 कार्बन कंपाउंड। सही है या नहीं? अरे भाई 1,3 बिस फॉस्फो से फर्स्ट कार्बन वाला फॉस्फेट हट गया, अब 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हो गया। ये हो गया 7th स्टेप। अब आया 8th स्टेप। 8th स्टेप, अब मैं 8th स्टेप में क्या करने वाला हूं वो देखो जरा। अब आप 8th स्टेप देखो इधर, देखो देखो
एट्थ स्टेप में क्या होगा? एट्थ स्टेप, स्टेप नंबर 8, एंजाइम का नाम म्यूटेज। एक तरह का आइसोमरेज एंजाइम है ये, एक तरह का आइसोमरेज एंजाइम है। पता है ये क्या करने वाला है? फॉस्फेट को उठाकर, थर्ड कार्बन से उठाकर सेकंड कार्बन पर रख देगा। तो क्या हो जाएगा? 3 फॉस्फो की जगह 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हो जाएगा। फॉस्फेट को उठाकर थर्ड कार्बन की जगह कहां रखना है? सेकेंड कार्बन पर। तो बन गया 2 मॉलिक्यूल ऑफ 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। सेकेंड कार्बन पर रख दिया गया फॉस्फेट। सही है। अब दोनों मॉलिक्यूल से एक एक H2O हटा दो, दोनों मॉलिक्यूल से एक एक H2O हटा दो। एंजाइम का नाम इनोलेज, स्टेप नंबर 9। दोनों से एक एक H2O हटा दिया मैंने, तो पता है क्या बना? PP। PP क्या था? फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। 2 मॉलिक्यूल ऑफ 2 फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, 3 कार्बन कंपाउंड बन गया। थर्ड कार्बन से उठाकर फॉस्फेट को कहां रखा? सेकंड कार्बन पर, तो 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना। फिर दोनों से एक एक H2O हटा दिया, बन गया फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। अब कुछ लोग के दिमाग में ये खटक रहा होगा कि ये फॉस्फेट थर्ड कार्बन पर जब था तो सेकंड कार्बन पर क्यों भेजा भाई? याद नहीं करना है, तसल्ली के लिए समझा देता हूं। हाँ, तब ये ना रहे क्यों हुआ। इधर देखो, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड देखना, COH, CHOH, CH2O फॉस्फेट। ये है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। एक्चुअली निकालना था वाटर, कहां से? थर्ड कार्बन से, लेकिन वहां तो फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। इसीलिए क्या किया? फॉस्फेट को उठाकर यहां रख दिया, H को यहां ले आओ, तो क्या बन जाएगा? COH, CHO, और फॉस्फेट यहां भेज दो, फॉस्फेट। अब यहां क्या आ गया? H आ गया, CH2OH। अब आराम से H2O निकाल लो। तो एक्चुअली H2O निकालना था थर्ड कार्बन पर, लेकिन थर्ड कार्बन पर कौन बैठा था? फॉस्फेट। तो फॉस्फेट को आगे सेकंड कार्बन शिफ्ट कर दिया। अब वाटर निकाल लो, और क्या बन गया वाटर हटाते ही? फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, PP बन गया। भेजे में गई बात, याद वाद कुछ नहीं रखना है, सिर्फ तसल्ली के लिए बताया था कि ये दिमाग में ना रहे कि क्यों हुआ। अच्छा, अब आ गया स्टेप नंबर 10, इरिवर्सिबल। स्टेप नंबर 10, इरिवर्सिबल। सुनो ध्यान से, दोनों मॉलिक्यूल के पास अभी भी फॉस्फेट है। कितने फॉस्फेट हैं? 2 नहीं, 1 सेकंड कार्बन पर। हाँ, तो एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं मैं, 2 की क्यों पूछूंगा? दोनों मॉलिक्यूल के पास एक एक फॉस्फेट है एट सेकंड कार्बन। तो ऐसा करो ना, दोनों मॉलिक्यूल का फॉस्फेट निकाल के अलोंग विथ एनर्जी दे दो ADP को, तो फिर से बन जाएगा ATP, बिना ETS के, मतलब SLP। तो दोनों मॉलिक्यूल का फॉस्फेट निकालो और दे दो ADP को, तो बन गया, दोनों मॉलिक्यूल का फॉस्फेट निकालकर और एनर्जी दे दो ADP को, तो क्या बन गया? ATP। और जब फॉस्फेट हट गया तो क्या बन गया? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, जिसे NCERT कहती है की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। समझ रहे हो? और जो एंजाइम लगी ना यहां पर, जो एंजाइम लगी उसका नाम है पायरुविक एसिड काइनेज। क्या नाम है? पायरुविक एसिड काइनेज, या बोलो
पायरुवेट काइनेज, एंजाइम का नाम है पायरुवेट काइनेज, और कोफैक्टर है मैग्नीशियम आयन और पोटेशियम आयन। कोफैक्टर क्या है? मैग्नीशियम आयन और पोटेशियम आयन। लो बन गया ग्लाइकोलाइसिस, 10 स्टेप पे पूरा हो गया। अच्छा, 10 स्टेप पूरे हुए। अब सुनो, देखो जिससे 10 स्टेप एक बार में ना तैयार हो, पहले 5 स्टेप कर लो, आसानी से हो जाएंगे, फिर अगले टुकड़े में 5 स्टेप कर लो, ठीक है? पहले ना क्या क्या हुआ वो ना याद किया करो, पहले प्रोडक्ट प्रोडक्ट याद किया करो। ग्लूकोज, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 1 6 बिस फॉस्फेट, फिर पागल और डीएचएपी, फिर 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, फिर 2 1 3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर पीपी और फिर पार्विक एसिड। पहले प्रोडक्ट प्रोडक्ट, 5 प्रोडक्ट पहले इधर के याद कर लो, फिर 5 उधर के। जब साइकिल पूरी तैयार हो जाए तो इस लायक हो जाना है कि ऐसा बोल सको जैसा मैं बोल रहा हूं, बिना डायग्राम देखे। बाहर निकले चाय पीने और बोलना चालू कर दिया, पड़ोसियों को नहीं ना किसी को, अपने आप को। या कमरे में टहल रहे हो, बोलना शुरू कर दो, या आईने के सामने खड़े हो जाओ और बोलना शुरू कर दो। क्या आप इधर देखना, मेरी तरफ नहीं, हाँ मैं बोलते जा रहा हूं। हाँ, ग्लूकोज को ऐसे बोल सको, ग्लूकोज को एटीपी से एक फॉस्फेट दिलाया, बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, आइसोमर में बदला फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, एटीपी से फिर फॉस्फेट दिलाया, फ्रक्टोज 1 6 बिस फॉस्फेट, फिर उसे तोड़ दिया तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डीएचएपी, फिर डीएचएपी को भी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बदल दिया, तो 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब दोनों को एक एक फॉस्फेट दिला दो और दोनों के 2H निकाल लो, NAD प्लस को दे दो, NADH बन जाए। तो जब 2H निकाल लिया और एक एक फॉस्फेट दे दिया तो बन गया 2 मॉलिक्यूल ऑफ 1 3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, एक अकेला स्टेप जो ऑक्सीडेशन है। इसके बाद दोनों मॉलिक्यूल के पास 2 फॉस्फेट है, 1 3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, तो फर्स्ट कार्बन वाला फॉस्फेट दोनों का उठाकर एडीपी को दे दिया, तो क्या बन गया? एटीपी, एसएलपी से। जब फॉस्फेट हट गया फर्स्ट कार्बन वाला तो क्या बन गया? 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब थर्ड कार्बन वाला फॉस्फेट उठाकर सेकंड कार्बन पर रख दिया, बन गया 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब दोनों से एक एक H2 हटा दिया, बन गया पीपी, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। और दोनों का एक एक फॉस्फेट एडीपी को उठा के दे दिया, एटीपी बन गया और तैयार हो गया पायरुविक एसिड। ऐसे आप बोल सको, मैं ऐसा चाह रहा हूं, ठीक है? मैं जानता हूं कल माइनर है, आप कम से कम 10 मिनट का टाइम निकाल लेना और सिर्फ याद ना करना, एक बार रीडिंग लगा लेना, एक बार सिर्फ रीडिंग लगा लेना, क्योंकि अगर कल माइनर के बाद पढ़ोगे तो काले अक्षर काले दिखेंगे और नीले अक्षर नीले दिखेंगे, सब बाउंसर जा चुका होगा। इसलिए सिर्फ 10 मिनट एक बार रीडिंग, जस्ट रीडिंग, तैयार नहीं, जस्ट रीडिंग कर लेना एक बार, ठीक है? आगे शुरू। एनसीईआरटी बोलती है, इसके बाद नहीं, ग्लाइकोलाइसिस की भी और बात करूंगा, लेकिन एनसीईआरटी बोलती है व्हाट इज द फेट ऑफ पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड की किस्मत में क्या है? एनसीईआरटी लिखती है डिपेंड्स ऑन सेलुलर नीड, सेल की जरूरत के हिसाब से। अरे भाई, सेल को एनर्जी चाहिए तो पायरुविक एसिड को डाल दो लिंक रिएक्शन में, फिर क्रेब्स साइकिल में। एनर्जी नहीं चाहिए, एलानीन एमिनो एसिड चाहिए, पिछली क्लास याद करो, एलानीन एमिनो एसिड चाहिए तो NH2 डाल दो पायरुविक एसिड में, क्या बन जाएगा? एलानीन। तो सेल को जो जरूरत होगी उसके हिसाब से करेगा पायरुविक एसिड का। एक और चीज पर डिपेंड करेगा कि ऑक्सीजन है या नहीं, है कि नहीं। अगर ऑक्सीजन है, अगर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन है
इसे डाल दिया जाएगा लिंक रिएक्शन करने के लिए और फिर क्रेब्स साइकिल करने के लिए। सही है। लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ O2, ऑक्सीजन नहीं है, तो दो बातें होंगी। अगर ऑर्गेनिज्म ईस्ट है, ऑर्गेनिज्म अगर ईस्ट है और ऑक्सीजन नहीं है, तो बनेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल प्लस 2 CO2। लेकिन अगर ऑर्गेनिज्म लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, तो पायरुविक एसिड से बना लिया जाएगा C3H6O3, बोले तो लैक्टिक एसिड। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस एब्सेंस से भी डिसाइड होगा कि क्या बनेगा। सही है। अब हाँ, क्या बच्चे, CO2 CO2 अल्कोहल और CO2 बनेगा और उधर लैक्टिक एसिड बनेगा। और सुनिए, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ग्लाइकोलाइसिस इन्वॉल्व क्या, 1 ऑक्सीडेशन स्टेप, दैट इज स्टेप नंबर 6। अरे आपसे ये नहीं पूछेंगे नीट वाले कि स्टेप नंबर कौन सा ऑक्सीडेशन है, वो ये पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन इज ऑक्सीडेशन। तो आपको स्टेप 6 ऑक्सीडेशन है ये नहीं याद करना है, आपको याद रखना है कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनना ऑक्सीडेशन है। सही है। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ग्लाइकोलाइसिस में 2 SLP स्टेप है, स्टेप नंबर 7 एंड स्टेप नंबर 10। और क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ग्लाइकोलाइसिस में कोई भी डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप नहीं है, मतलब CO2 नहीं निकला। ये तो मैंने शुरू में ही बोला था, नो O2 यूज्ड एंड नो CO2 प्रोड्यूस्ड। और सुनो, एंजाइम्स ऑफ स्टेप 1, 3 and 10 are एलोस्ट्रिक एंजाइम। एलोस्ट्रिक एंजाइम क्या होती है ये मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूं कंट्रोल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। नहीं, आपको ये नहीं याद रखना है कि स्टेप 1, 3, 10 की एंजाइम एलोस्ट्रिक है। पता है आपको क्या याद रखना है? हेक्सोकाइनेज एलोस्ट्रिक एंजाइम है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एलोस्ट्रिक एंजाइम है, पायरुवेट काइनेज एलोस्ट्रिक है। ठीक है। अच्छा, एंजाइम कौन कौन सी याद करें? देखो, वैसे तो 10 में से 5 याद करना चाहिए। कौन कौन सी? 10 में से 5 जरूर करें। एक है हेक्सोकाइनेज, एक है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, एक है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, 3 हो गए। एक है इनोलेज और 5वां है पायरुवेट काइनेज। 5 स्टेप की एंजाइम याद रखें, लेकिन अंत समय पर ना हो पाए, 3 तो करना ही करना है। स्टेप 1, 3 और 10 की एंजाइम, स्टेप 1, 3 और 10 की एंजाइम जरूर करना है। और ये तीनों एलोस्ट्रिक है। एलोस्ट्रिक एंजाइम क्या होता है मैं थोड़ी देर में बताऊंगा जब मैं आपको कंट्रोल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस पढ़ाऊंगा। लेकिन उसके पहले मुझे एटीपी का हिसाब किताब करवाना है। आगे मैं एटीपी का हिसाब किताब करवा लूं तो सुनो, मॉड्यूल में जैसे लिखा था ना थोड़ी देर पहले, वैसे ही ये भी लिख दे, ये दोनों भी लिख दे मॉड्यूल में। फिर मैं एटीपी का हिसाब किताब लाता हूं। और मॉड्यूल में यह भी मार्क कर देना कि यहां तक एनर्जी कंज्यूमिंग फेज है और इसके आगे से लेकर बॉटम तक एनर्जी प्रोड्यूसिंग स्टेप है, स्टेप 10 तक। कौन क्या पूछ रहा था? हाँ बोलो भाई, क्या बच्चे? अभी नहीं सुना था क्या तूने? बिना ईटीएस के एटीपी बनना। क्या यहां पर ईटीएस हो रहा है? यहां पर ईटीएस से एटीपी बनेगा।
तो इसे ईटीएस से जब एटीपी बनेगा तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और जब बिना ईटीएस के बन रहा है तो क्या बोलोगे, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोर। ठीक है, ओके। ये दो लाइन लिख लो, किसने क्या पूछा है देखो जरा। सर ग्लूकोज, बच्चे एनसीईआरटी में उस लाइन में थोड़ा सा गड़बड़ी है। ये क्या है, फेट। फेट का मतलब है पायरुविक एसिड की किस्मत में क्या है। तो एक तो सेल की जरूरत पर डिपेंड करेगा। अगर पायरुविक एसिड से एनर्जी चाहिए तो लिंक और क्रैब करा दो, और अगर नहीं चाहिए, एलानिन अमीनो एसिड चाहिए, तो पायरुविक एसिड में NH2 डाल दो, एलानिन बन जाएगा। तो जैसी जरूरत हो। और दूसरा, ऑक्सीजन है या नहीं। ऑक्सीजन है तो लिंक और क्रैब हो जाएगा, और ऑक्सीजन नहीं है तो अगर ईस्ट है तो अल्कोहल बनेगा CO2, और अगर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, ऑक्सीजन नहीं है तो लैक्टिक एसिड बनेगा। हाँ क्या बच्चे, हाँ क्या, तो वो चलो भाई जल्दी खत्म करो। ठीक है ना, फिर पीपी हो जाएगा। अच्छा अच्छा सुनो, ये हो गया। मैं एटीपी का हिसाब किताब लगवा रहा हूं, ऐसा इसलिए क्योंकि ये 10 स्टेप का पाथवे जब एरोबिक रेस्पिरेशन में होगा तो 6 या 8 एटीपी का गेन कराएगा, लेकिन एनारोबिक में होगा तो सिर्फ 2 एटीपी का गेन कराएगा। क्या बोला मैंने, एनारोबिक रेस्पिरेशन के केस में ये 10 स्टेप क्या देके जाएंगे, सिर्फ 2 एटीपी, और एरोबिक में कितना देके जाएंगे, 6 या 8। तो ऐसा भेदभाव क्यों है वो दिखाने जा रहा हूं, ठीक है। तो मैं बताने जा रहा हूं एनर्जेटिक्स आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस। एनर्जेटिक्स मतलब एनर्जी का हिसाब किताब आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस। ये सब नोट्स में है, और जो कंट्रोल बताऊंगा वो भी है। तो अब नहीं कुछ लिखना है, हाँ समझना जरूर है। देखिए यहां पर देखना, यहां पर बताने जा रहा हूं मैं एनर्जेटिक्स आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस। पहले बताने जा रहा हूं एरोबिक रेस्पिरेशन का केस। पहले एरोबिक रेस्पिरेशन का केस। तो सुनो, एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में बोलो टोटल एटीपी प्रोड्यूस बाय एसएलपी कितनी है, 4 है ना भाई। 2 एटीपी एसएलपी से स्टेप 7 में और 2 स्टेप 10 में, 4 एटीपी बनी एसएलपी से। यूज कितनी हुई एटीपी, एक स्टेप 1 में, एक स्टेप 3 में, तो 2 एटीपी यूज हुई 2। तो नेट गेन बाई एसएलपी कितना हुआ, नेट गेन बाई एसएलपी, या बोलो डायरेक्ट गेन ऑफ एटीपी, डायरेक्ट गेन ऑफ एटीपी, 2 एटीपी। आपके मॉड्यूल ने, आपकी एनसीईआरटी ने एक क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी एटीपी आर डायरेक्टली सिंथेसाइज्ड। 4, 4 बोलोगे, डायरेक्टली सिंथेसाइज पूछा है तो 4। अगर डायरेक्टली गेन पूछता तो 2 एटीपी बताते, डायरेक्टली गेन पूछता तो 2 एटीपी, लेकिन एनसीईआरटी ने तो डायरेक्टली सिंथेसाइज पूछा है तो सिंथेसाइज तो 4 हुई थी। सही है। अब सुनो भाई,
दो NADH भी तो बने हैं जो कि ETS करेंगे और ATP दिलाएंगे। सही है? कैसे क्या होगा समझना, जरा समझना इसे। ये ऐसी चीज है जो आज सिर्फ बता सकता हूं, और क्रेब साइकिल के बाद क्यों हुआ कैसे हुआ सब समझा सकता हूं। अभी सिर्फ बता सकता हूं, क्योंकि जब सुनो इधर आगे देखो, ये है हमारा साइटोप्लाज्म सेल का। ग्लाइकोलाइसिस से साइटोप्लाज्म में बना था 2 पायरुविक एसिड और क्या, SLP गेन 2 ATP, और क्या बना था 2 NADH H+, क्या बना था 2 NADH 2 H+, यही बना था ना साइटोप्लाज्म में। और ये रहा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो 2 NADH बने हैं साइटोप्लाज्म में, ये ETS से ATP बनाएंगे, लेकिन ETS तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, मतलब आगे इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया जाना होगा, तब ना ETS से ATP देंगे। लेकिन ये खुद ETS नहीं जा सकते, खुद माइटोकॉन्ड्रिया नहीं जा सकते, इन्हें कोई लेके जाएगा, और जो लेके जाएगा उसे कहते हैं शटल सिस्टम, जो कि मैं आपको क्रेब साइकिल के बाद बताऊंगा, ETS के जस्ट पहले अगली क्लास में पक्का बताऊंगा, एंडिंग ऑफ द क्लास में, आखिरी के 10-12 मिनट में। अभी से बता देता हूं, टारगेट पहले से डिसाइड कर दो। अब सुनो, नहीं तीसरी है, अब सुनो, अब सुनो, रुको। अब 2 NADH खुद नहीं जाएंगे, बल्कि कोई ले जाएगा, जो ले जाएगा उसे बोलते हैं शटल सिस्टम। अब शटल सिस्टम 2 तरह के होते हैं, ये सब क्रेब के बाद पढ़ोगे। शटल सिस्टम 2 तरह के होते हैं, कुछ सेल में होता है ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल, और कुछ सेल में होता है मैलेट एस्पार्टेट शटल। जिस सेल में ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल होता है, उस सेल में एक NADH से 2 ATP बनते हैं। तो जिस सेल में ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल है, एक NADH से कितने बनेंगे 2 ATP, तो 2 NADH से कितना हो जाएगा 4 ATP। तो जिन सेल में ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल है, उनमें ग्लाइकोलाइसिस से नेट गेन कितना हो जाएगा 2 NADH से 4 और SLP गेन 2, तो कुल कितनी ATP मिली 6 ATP। लेकिन जिन सेल में मैलेट एस्पार्टेट शटल होता है, वहां पर एक NADH2 से, एक NADH से 3 ATP मिलती है, कितनी 3, तो 2 NADH से कितने हो जाएंगे 6 ATP। तो जिन सेल में मैलेट एस्पार्टेट शटल 2 NADH से 6 ATP और SLP 2, तो कुल कितनी हो गई 8 ATP। सर ऊपर वाले शटल में एक NADH से 2 ATP क्यों, मैलेट एस्पार्टेट शटल में 3 क्यों? बोला तो क्रेब के बाद बताऊंगा शटल में डिटेल में, आप खुद ही बोलोगे कि हाँ मान गए। अभी सिर्फ जो बोल रहा हूं भरोसा करके मान लेना है बस, और कुछ नहीं, अगली क्लास में प्रूव कर दूंगा। अब सुनो, मैंने बोला जिन सेल में ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल है, वहां एक NADH से 2 ATP बनेगा, तो जिन सेल में ये शटल है तो 2 NADH से 4 ATP और SLP 2, तो कुल कितनी ATP मिली ग्लाइकोलाइसिस से 6 ATP। और जिन सेल में नीचे वाला शटल है
मैलेट एस्पार्टेट शटल है, उनमें 2 NADH से 1 NADH से 3, तो 2 NADH से 6 और SLP 2, 6 2 8। तो जिनसल में ये शटल है मैलेट एस्पार्टेट शटल, वहां पर एक ग्लाइकोलाइसिस से 8 ATP का गेन, और जिनसल में ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल है उनमें 6 ATP का गेन। क्लियर है? तो एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर दी। अब एनारोबिक में सिर्फ 2 ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? अरे एनारोबिक रेस्पिरेशन में ETS नहीं होता, एनारोबिक में ETS नहीं होता, तो 2 NADH से ATP नहीं बनेगा। अब जब NADH से ATP नहीं बनेगा तो टोटल ATP कितनी बनी SLP से? 4। टोटल ATP प्रोड्यूस बाय SLP हुई 4 और SL यूज कितनी हुई? 2। तो नेट गेन कितना हुआ? 4 - 2 दैट इज 2 ATP। सही है? तो एनारोबिक में 2। अब कुछ लोग के दिमाग में खटक रहा होगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन में जो 2 NADH बने, एरोबिक में जो 2 NADH बने वो तो ETS में गए, लेकिन एनारोबिक में जो 2 NADH बने वो कुछ तो करते होंगे। हाँ करते हैं। पता है क्या करते हैं? पायरुविक एसिड से अल्कोहल या लैक्टिक एसिड बनाने में काम आएंगे। तो जब एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगा दिखा दूंगा ना कि जो एनारोबिक में NADH2 बनते हैं वो ETS में नहीं बल्कि अल्कोहल या लैक्टिक एसिड बनाने के काम आते हैं। क्लियर है? तो ये ATP का हिसाब किताब बता दिया एरोबिक एनारोबिक। अब ग्लाइकोलाइसिस में आखिरी चीज जो बताने जा रहा हूं वो है कंट्रोल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स में ऑलरेडी है। अब मुझे कंट्रोल बताना है, तो अब मैं कंट्रोल बता दूं तो ये ग्लाइकोलाइसिस पूरा हो जाएगा। कंट्रोल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। अच्छा अब सुनो, कंट्रोल की बात कर रहा हूं। आप ग्लाइकोलाइसिस का ध्यान से थोड़ा, ये भी एक एक लाइन और डायग्राम जो बनाऊंगा नोट्स में बना हुआ है, ध्यान देना। ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 10 पता है ये इरिवर्सिबल है, और ये तीनों स्टेप जो इरिवर्सिबल है, ये तीनों स्टेप को मैं कहता हूं कंट्रोल पॉइंट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। मतलब सर, मतलब ये कि इन 3 स्टेप पर ग्लाइकोलाइसिस को रोका जा सकता है। सर क्यों रोकोगे? अरे सेल में ATP बनते बनते ज्यादा हो गया, अब नहीं चाहिए ATP, तो प्रोसेस को रोको। जब सेल में ATP ज्यादा हो गई है तो प्रोसेस रोको। तो कहां रोकोगे? स्टेप 1, 3 एंड 10 में। कहां रोक सकते हो? स्टेप 1, 3 और 10 में रोक सकते हो, क्योंकि सेल में ATP ज्यादा है तो प्रोसेस रोक दो, नहीं चाहिए अब ज्यादा। अच्छा, तो तीनों स्टेप 1, 3 और 10 तीनों को बोलना है कंट्रोल पॉइंट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। लेकिन मेजर कंट्रोल पॉइंट स्टेप 3 को बोलना है। मेजर कंट्रोल पॉइंट स्टेप 3 को बोलना है। पता है क्यों? क्योंकि ये स्लोवेस्ट स्टेप है प्रोसेस का, और जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा वही तो RDS होगा, रेट डिटरमाइनिंग एंजाइम। और स्टेप 3 को कौन चला रहा है? एक एलोस्ट्रिक एंजाइम, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। तो मुझसे अगर कोई पूछे कि ग्लाइकोलाइसिस का रेट कौन सी एंजाइम डिसाइड करेगी, तो बोलूं फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। इसीलिए मैं इस एंजाइम को कहता हूं रेट डिटरमाइनिंग एंजाइम। रेट डिटरमाइनिंग नहीं, मैं तो सीधा सीधा थोड़ा अलग सा बोलता हूं, पेस मेकर एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलता हूं? पेस मेकर एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। पेस का मतलब क्या होता है? रेट। तो सुनो फिर से, तीनों स्टेप कंट्रोल पॉइंट है, लेकिन मेन कंट्रोल पॉइंट क्या है? स्टेप 3 स्लोवेस्ट स्टेप है।
और इस स्टेप को कौन चला रहा है? एक एलोस्टिक एंजाइम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। और इस एंजाइम को मैं पेसमेकर एंजाइम कहता हूं ग्लाइकोलाइसिस। क्यों कहता हूं? क्योंकि ये कैटलाइज कर रहा है, ये चला रहा है क्या? स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस। इसलिए इसे क्या बोलेंगे? पेसमेकर या रेट डिटरमाइनिंग एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। अब मुद्दा ये है कि इस एंजाइम को मान लो एटीपी ज्यादा हो गया, इस एंजाइम को कैसे रोकेंगे? प्रोसेस कैसे रुकवाएंगे? और जब प्रोसेस रुक जाएगा तो दोबारा स्टार्ट कैसे करवाएंगे? ये बताना है मुझे। इस एंजाइम को कंट्रोल कैसे करता है ये बताना है। तो देखो जरा, ध्यान देना भाई। मेन कंट्रोल पॉइंट कौन है? स्टेप 3। तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम को कैसे रेगुलेट करते हैं वो बता रहा हूं। 2 केस ला रहा हूं। एक केस ला रहा हूं, जब सेल में एटीपी ज्यादा हो जाए तो क्या होता है, एक्सेस एटीपी हो जाए तो कैसे रोकेंगे प्रोसेस को। और दूसरा लाऊंगा, एटीपी कम हो जाए तो स्टार्ट कैसे करते हैं। ध्यान देना, बिल्कुल अच्छे से समझना। ये जो बना रहा हूं ये आपके मॉड्यूल में है, अभी आप सिर्फ देखने का काम करें। इधर देखो, मान लो ये है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम। और इस एंजाइम का सबस्ट्रेट कौन है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। मान लो ये रहा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। क्या है ये? इस एंजाइम का सबस्ट्रेट। सही है ना? इस एंजाइम का सबस्ट्रेट है। ओके, ध्यान देना। एक बात और पेंडिंग है क्या? कि एलोस्टिक एंजाइम क्या होती है? ध्यान देना, सभी एंजाइम के पास एक्टिव साइट होती है। किसके लिए? फॉर बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट। अरे भाई, इस एंजाइम के एक्टिव साइट से कौन सा सबस्ट्रेट जुड़ेगा? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो रिएक्शन हो जाएगा और पाथवे आगे बढ़ जाएगा। लेकिन सुनो, मैंने बोला हर एंजाइम के पास एक्टिव साइट होती है फॉर बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट, लेकिन कुछ एंजाइम के पास कुछ एडिशनल साइट होती है जहां पर सबस्ट्रेट नहीं कोई और जुड़ता है। तो ये जो एडिशनल साइट है जहां सबस्ट्रेट नहीं कोई और जुड़ेगा, इस एडिशनल साइट को कहते हैं एलोस्टिक साइट। इस एडिशनल साइट को क्या बोलते हैं? एलोस्टिक साइट। और जिन एंजाइम में एलोस्टिक साइट हो उन एंजाइम को कहते हैं एलोस्टिक एंजाइम। उन एंजाइम को क्या बोलते हैं? एलोस्टिक एंजाइम। समझ गए? अच्छा सुनो, यहां कौन जुड़ेगा? सेल में जो ज्यादा होगा। ध्यान देना, कौन जुड़ेगा? जो सेल में ज्यादा हो। अगर एटीपी ज्यादा है तो एटीपी जुड़ेगा, और एटीपी अगर कम है तो सेल में क्या ज्यादा हो गया होगा? एटीपी कम हो गया, इसका मतलब समझते हो? एटीपी टूट गया होगा इनटू एडीपी या एएमपी। तो अगर एडीपी कम हो गया तो क्या ज्यादा हो गया होगा? एडीपी और एएमपी। तो वो जुड़ेगा, जो ज्यादा है वो जुड़ेगा। मान लो सेल में एक्सेस एटीपी है, देखो हेडिंग ऊपर देखो, एक्सेस एटीपी है। मान लो ये एटीपी है, ये क्या है? एटीपी। तो ये जाके जुड़ गया एलोस्टिक साइट से। जैसे ही एटीपी जुड़ा, एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर टेम्परेरीली खराब हो गया। क्या हो गया? एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर टेम्परेरीली खराब हो गया। टेम्परेरी चेंज आ गया इन एक्टिव साइट। और अगर एक्टिव साइट ही खराब हो गया, एडीपी ज्यादा हो गया था, अब सेल को नहीं चाहिए, प्रोसेस रोकना था, तो एटीपी जुड़ गया वहां, और एटीपी जुड़ गया तो एक्टिव साइट खराब। तो अब तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जुड़ ही नहीं सकता इससे, और नहीं जुड़ेगा तो स्टेप 3 नहीं होगा, और स्टेप 3 ही नहीं होगा तो आगे के स्टेप रुक गए या नहीं?
तो फर्दर एटीपी बनना रुक गया या नहीं? सही है। अब बात आई एटीपी कम हो जाएगा तो क्या होगा? देखो तो भाई अभी क्या हालात है। अभी हालात ये है कि एलोस्टिक साइट पर एटीपी जुड़ा हुआ है और एक्टिव साइट खराब है। एक्टिव साइट खराब है, इधर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जुड़ ही नहीं पा रहा। अब देखो दूसरा केस, ये रहा सबस्ट्रेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और एटीपी ज्यादा थी तो प्रोसेस रुक गई है। अब देखो ध्यान से, एटीपी बनना बंद हो चुका है क्योंकि आगे की प्रोसेस बंद, एटीपी बनना बंद। लेकिन सुनो, सेल में तो मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहे हैं ना। मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहे हैं मतलब एटीपी कंज्यूम हो रहा है। मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहा है मतलब एटीपी यूज हो रहा है। एटीपी बन नहीं रहा लेकिन यूज हो रहा है, तो धीरे धीरे एटीपी कम हो जाएगा। सेल में एटीपी धीरे धीरे कम होने लगेगा। अब एटीपी अगर कम हो रहा है तो प्रोसेस चलाओ। तो एटीपी अगर कम होने लगा है तो सेल में क्या ज्यादा होगा, एटीपी या एएमपी? देखो, जब एटीपी सेल में कम होगा तो क्या ये एटीपी यहीं बैठ रहेगा? इसे भी यूज कर लिया जाएगा टू गेट एनर्जी। अगर सेल में एटीपी कम है तो जिसे जहां से एनर्जी मिलेगा उठाएगा, तो एटीपी यहां थोड़ी बचेगा, इसे भी कोई कंज्यूम कर लेगा टू गेट एनर्जी। मतलब ये जगह खाली हो चुकी है और सेल में एटीपी कम हो चुका है। क्या ज्यादा हो चुका है, एडीपी या एएमपी? मान लो ये लाल रंग का है एडीपी या एएमपी, ये जाके जुड़ गया। जैसे ही जुड़ा जादू हो गया, मतलब एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर फिर से नॉर्मल हो गया। और अगर नॉर्मल हो गया तो ये जुड़ सकता है, मतलब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एंजाइम से जुड़ जाएगा और प्रोसेस आगे बढ़ गई, एटीपी बनने लगा, है कि नहीं? तो एटीपी को बोलूं मैं क्या, एलोस्ट्रिक इनहिबिटर ऑफ दिस एंजाइम, और एडीपीएमपी को एलोस्ट्रिक एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम। ये लोग एक्टिवेटर है ना एंजाइम के। तो सिंपल सी समरी है क्या कि सेल में एटीपी ज्यादा हो गया, एटीपी नहीं चाहिए तो एटीपी जाके जुड़ गया, स्ट्रक्चर खराब हो गया एक्टिव साइट का, सबसे नहीं जुड़ेगा, रिएक्शन बंद, स्टेप थर्ड बंद, तो सारी प्रोसेस बंद। लेकिन जब एटीपी कम हो गया तो सेल में क्या ज्यादा हो गया, एडीपी एमपी, वो जाकर जुड़ गए तो एक्टिव साइट नॉर्मल हो गया, और नॉर्मल हो गया तो प्रोसेस चल पड़ी, फिर से एटीपी बनने लगा। समझ गए? ये डायग्राम आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ना थ्योरी, नोट्स में एज इट इज बना है, डायग्राम भी बना है। तो ग्लाइकोलाइसिस हो गई। अब आता है लिंक रिएक्शन, लेकिन अभी नहीं, आपके डाउट और मेरे जवाब। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस का निकाल लो। और हाँ, फर्स्ट स्टेप को नहीं, क्या बोल रहा है ये, मुझे नहीं समझ में आ रहा। नहीं, फर्स्ट सेकंड होते रहेंगे लेकिन ये नहीं होगा। लेकिन इसको भी रोकने का तरीका है। मेरे पास तीनों एंजाइम का रेगुलेशन है, पहले का भी, तीसरे का भी और 10वें का भी। लेकिन आपके काम का थर्ड था इसलिए थर्ड बताया। पहले का रेगुलेशन भी बताऊंगा, पता है कहां, जब एंजाइम पढ़ाऊंगा। याद है एंजाइम में फीडबैक इनहिबिशन पढ़ते हैं, तो वहां पर बताऊंगा। क्या वो गड़बड़ लिखा है बच्चे, वो गड़बड़ लिखा है, फॉस्फोराइलेटेड वाला ना, वो गड़बड़ लिखा है एनसीईआरटी। फ्रक्टोज अलग से, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के फॉर्म में एंटर करेगा, इधर से नहीं। उसने लिखा फ्रक्टोज आगे ये बनेगा, नहीं, फ्रक्टोज सीधा यहां पहुंचेगा। ठीक है, अच्छा, चुपचाप बैठ। ठीक है,
इसको डाउट नहीं है। अब जितने डाउट है लोग बताते जाएं और ये बताएगा सबको जवाब। डाउट नहीं है तुझे तो तू बताएगा, मैं नहीं बताऊंगा। चलो निकालो, मॉड्यूल निकाल के रख। नहीं कोई नहीं बता, क्या रेस में क्या कुछ मॉड्यूल है ना, ठीक है। पहले पेज में एक्सरसाइज 1 पेज नंबर 102, कोई क्वेश्चन जिसमें डाउट हो? फोटोसिंथेसिस और क्या? पहले वाले में भी कोई डाउट है क्या तेरे? हाँ तो बस बोल क्या है। विच इज स्वीट इन टेस्ट बट इज नॉट शुगर, ये तो केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, सैकरिन। विच इज स्वीट इन टेस्ट, सैकरिन स्वीट। और प्रोटीन कहां स्वीट होता है? अरे जो यहां दिया है सिर्फ वो, सारे प्रोटीन थोड़ी। सैकरिन शुगर का केमिकल है, हाँ आर्टिफिशियल, ठीक है। और कुछ है? प्रोटीन्स, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं लोग कि प्रोटीन बॉडी में किस फॉर्म में कंडक्ट होते हैं। तो सुनो, दाल की जब हम प्रोटीन खाते हैं तो वो डाइजेस्ट होकर अमीनो एसिड में टूट जाता है, और जो अमीनो एसिड है, जो अमीनो एसिड है वो ब्लड वेसल में जाता है। एलिमेंट्री कैनाल में प्रोटीन को तोड़कर क्या बना दिया गया? अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड एलिमेंट्री कैनाल से कहां जाएगा? ब्लड वेसल में। अमीनो एसिड ब्लड वेसल से कंडक्ट होकर कहां जाएगा? सेल में। तो अमीनो एसिड कहां पहुंच गया? सेल में। अब इन अमीनो एसिड का ट्रांसलेशन में यूज करके हम अपने लिए प्रोटीन बनाएंगे। तो प्रोटीन किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होकर गया? अमीनो एसिड के फॉर्म में। क्या दाल तूने खाई, वो एंजाइम के फॉर्म में कंडक्ट होकर जाएगा, अमीनो एसिड ही जाएगा वो, ठीक है ना। प्रोटीन के अमीनो एसिड में तोड़ेंगे फिर कंडक्ट होगा, ठीक है। और कोई है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग डिफर इन डिफरेंट एनिमल। सुनो, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो या इंसान हो, सबका कार्बोहाइड्रेट तो एक जैसा है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन यही है, फैट भी वैसे ही है, लेकिन प्रोटीन हम सबका अलग है। तो क्या अलग है अलग अलग एनिमल में? प्रोटीन, सही है, ओके। और है बस, ओके। चलो भाई, फोटोसिंथेसिस में एक्सरसाइज 1 में को पेज नंबर 102 सवाल पूछो और ये आंसर देगा। क्या नाम है तेरा? अभिषेक। का अभिषेक करते हैं आज हम। चलिए, पेज नंबर, ऐसे बैठे जैसे मारने वाला हूं अभी है? पेज नंबर 102 में कोई क्वेश्चन जिसमें कोई डाउट हो? पक्का नहीं है? पेज 103 में कोई पूछो, है क्वेश्चन नंबर? पेज 98 में कुछ है, दिखाओ जरा 98 में क्या है। हाँ क्या क्वेश्चन है? किसका? डू C3 प्लांट है पेप्टेज? पेप्टेज बच्चे, हाँ स्टोमेटल ओपनिंग क्लोजिंग में काम आता है, गार्ड सेल में होता है। अगर इस पेप्टेज नहीं होगा ना तो स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग ही नहीं होगी। तो गार्ड सेल जब पढ़ेंगे ना, स्टोमेटल ओपनिंग क्लोजिंग वहां दिख जाएगा, ठीक है। क्लियर? और बोलो। हाँ चलो, पेज नंबर 103 में कोई क्वेश्चन जिसमें डाउट हो? क्वेश्चन नंबर 20 है ना? अच्छा, क्वेश्चन 20, विच कलर ऑफ लाइट गिव मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पीक बाय क्लोरोफिल? ब्लू बोल रहा है ये, हाँ ब्लू होगा। याद करो, क्लोरोफिल ए हो या बी, दोनों का सबसे बड़ा पीक कहां बना था? ब्लू में। सेकंड हाईएस्ट रेड में। बैठ तू चुपचाप अभी। हाँ हो गया, उल्टा समझ लिया। मैंने ये बोला था कि क्लोरोफिल ए और बी का कंपेयर करूं तो बी के कंपैरिजन में ए ब्लू कम एब्जॉर्ब कर रहा है, और बी के कंपैरिजन में ए रेड ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, ये बोला था मैंने। देख, ब्लू में दोनों का ऊपर है लेकिन बी का ज्यादा ऊपर था, तो ए वाले का ब्लू की तरफ कम ऊंचा हो गया ना। और रेड में, रेड का
क्लोरोफिल ए का ज्यादा था और बी का नीचे था, तो ए और बी का कंपैरिजन था। लेकिन इंडिविजुअली ए हो या बी, दोनों का बड़ा पीक कहां था? ब्लू में है। मैंने लाइन लिखाई है, बोथ फॉर्म मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पीक इन ब्लू लाइट एंड देन इन रेड लाइट। क्या क्या रामचंद्रन प्लॉट, बच्चे जब एनसीईआरटी में फोटो पढ़ोगे ना उनकी, सेल बायो के पहले है, रामचंद्रन नाम है उनका। तो एक्चुअली आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि रामचंद्रन प्लॉट से हम किसी प्रोटीन या एंजाइम के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, बस इतना ही याद रखना है, ठीक है? क्या किसमें क्या है क्वेश्चन? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ क्या पॉलीसेकेराइड आर कन्वर्टेड इनटू डाइसेकेराइड, तो स्वीट इन टेस्ट हो जाएगा ना। हाँ तो और ज्यादा स्वीट हो जाएगा, क्योंकि अगर अगर किसी में, किसी ग्रेन में माल्टोज है, मान ले स्टार्च था, माल्टोज में टूट गया। माल्टोज मीठा है लेकिन कम मीठा है, उससे भी ज्यादा मीठा ग्लूकोज होगा। हाँ, सबसे ज्यादा मीठा शुगर कौन सा याद कर? फ्रक्टोज, स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट, सही है ना? हाँ अच्छा ठीक है। पेज नंबर 104 में कोई क्वेश्चन जिसमें डाउट हो? 32, क्वेश्चन नंबर 32, फर्स्ट स्टेप फोटोसिंथेसिस का क्या होगा? क्लोरोफिल 680 से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा। अरे यार ये जो रुक जाओ, 70 180 तक पहुंचूंगा तो बताऊंगा भाई। 1931 जब, क्वेश्चन क्या था इसका? हाँ, क्लोरोफिल ए आगे लाइट एब्जॉर्ब करेगा, फिर उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, और वो अपना इलेक्ट्रॉन थियोफाइटिन को जब दे चुका होगा तब ना पानी से इलेक्ट्रॉन लेगा, सही है? तो पहले एक्साइटेशन हो। क्या चीज? 45 क्या चीज? क्वेश्चन नंबर 45 उधर भी है, एक मुझे दे दो जरा, मैं उधर के भी आंसर दे दूंगा। अरे तू तो आंसर देगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 45 अच्छा 45, एटीपी सिंथेसिस के दौरान इलेक्ट्रॉन पास होता है कहां से? ईटीएस से ही पास होगा ना, और ईटीएस में साइटोक्रोम ही तो थे, तो आंसर साइटोक्रोम जाएगा। हाँ किसका? ये तो यहां चल रहा है। नहीं 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 बंद हुआ है, वो कुछ लोग को आया होगा। ये मेरे पास मैसेज भी आ रहे हैं, मेरे क्वेश्चन बता दो। हाँ अभी जस्ट आया, तेरे मोबाइल में गड़बड़ हो गई है। अच्छा सुनो, अरे ये जो लाइव वाले हैं ना, ये मुझे व्हाट्सएप पे थ्रू पूछ रहे हैं ना भाई क्वेश्चन, मैं ऑफलाइन वालों को फ्री करता हूं, कोई जाना नहीं। ये ऑनलाइन वालों को टाटा बाय बाय कर रहा हूं मैं। जो भी क्वेश्चन है व्हाट्सएप पे डाल दो, वॉइस मैसेज के थ्रू बता दूंगा, फोटो भेजना क्वेश्चन के, ठीक है? ओके अच्छा सुनो, मैं क्वेश्चन जो अपनी तरफ से बताना चाह रहा था वो सुनो, तुम लोग तो पूछोगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 40, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के दौरान H+ अल्टीमेटली किसको जाएंगे? तो याद करो, पानी जब टूटता है तो H+ इस ल्यूमेन में रिलीज होता है, ल्यूमेन से कहां जाएगा? स्ट्रोमा में, और स्ट्रोमा में फाइनली NADP+ उन H+ को ले सकता है, तो NADP+ हो जाएगा अल्टीमेटली। और पेज 105 में कोई क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन नंबर 54, चल रहे हैं, हड़बड़ाओ नहीं।
क्वेश्चन नंबर 54, हिल रिएक्शन का मतलब ये नहीं कि वो पहाड़ों में होगा। हिल रिएक्शन हिल रिएजेंट की प्रेजेंस में होगा। और यहां कौन है? फेरी साइनाइड। अच्छा, और कोई क्वेश्चन किसी की तरफ से? क्वेश्चन नंबर 40, H+ नहीं, अल्टीमेटली बोल रहा है बच्चे, फाइनली किसके पास गया? अल्टीमेटली मतलब फाइनली। अब मैं आ रहा हूं एक्सरसाइज 2 में, सही है? 58, अच्छा रुक जाओ, हाँ रुक जाओ बता रहा हूं। 58, फोटोसिंथेसिस के दौरान जब पीजीए फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में बनता है तो हमने पीजीए का क्या कराया था? रिडक्शन। याद करो, एसिड का रिडक्शन कराएंगे तो एल्डिहाइड बनेगा। अच्छा, एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1, PS1 में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कौन लेगा? FRS, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। और याद करो, मैंने उसकी तारीफ में एक लाइन लिखाई थी, इट इज आयरन सल्फर प्रोटीन, बताया था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, PS2 से इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? थियोफाइटिन, ऑप्शन में ही नहीं है तो प्लासो क्यूनोन दो, दैट इज क्यूनोन। तो क्वेश्चन 3 और 7 एक ही तो है। हाँ बोलो बच्चे, फेरोडॉक्सिन में बाद में जाता, आगे FRS के पास जाता है। एनसीईआरटी में FNR लिखा है बच्चे, वो बाद में। FNR इज नॉट FRS, FNR इज NADP रिडक्टेज एंजाइम। आगे एनसीईआरटी ने FRS को स्किप किया हुआ है। PS1 से इलेक्ट्रॉन FRS जाएगा, फिर FD जाएगा, FD से FNR जाएगा। FNR FRS का दूसरा नाम नहीं है, उसका पूरा नाम है फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम। ठीक, हाँ, तो आगे FRS जो कि आयरन सल्फर प्रोटीन है, फिर FD, फिर NADP रिडक्टेज। ठीक है, सीक्वेंस सही रखो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस किसमें होगा? देखो, जितने भी ऑप्शन है सब एल्गी है सिवाय रोडोस्पाइरिलम के। तो रोडोस्पाइरिलम क्या है? बैक्टीरिया, तो एनऑक्सीजनिक होगा। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? पक्का? ये नहीं कि जल्दी जाना है इसलिए बोल दिया। हाँ अच्छा, बाहर पूछो, बाहर आ जाना है ना। ठीक है, चलो इनको भी टाटा बाय बाय कर लो। ये ऑनलाइन वालों को क्वेश्चन सीधा वही पूछना भाई, मैं बता चुका हूं। ठीक है, बाय बाय।